हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, जिसमें हम पेपर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो शोध वाली यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग हम 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 303 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक की पहले कंप्लीट कराऊं वीडियो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। उस बुक का नाम मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के वीडियो और सारी PDF आपको दे दूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगी लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शोध सोपान में ICT और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो जो प्रदत्त विश्लेषण है, शोध परिणाम है, उनकी रिपोर्ट में विवाद की संभावना की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट आते हैं, प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में ICT और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की जो संभावना है अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक अनुप्रयोग के आंकड़े के संख्यात्मक मान पर निर्भरता अधिक होती है। नेक्स्ट आते हैं, शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे होते हैं? तो इसमें मुख्यतः शोध उपकरण की वैधता विचार करने की योग्य होती है, शोध उपकरण की विश्वसनीयता और शोध उपकरण के उपयोग हेतु समय और संसाधन की दृष्टि से अपेक्षाकृत लागत। यह शोध उपकरण के चयन हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे होते हैं। शोध उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता और लागत शोध उपकरण के चयन हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे होते हैं, जिसे शोधकर्ता को संज्ञान में लेना आवश्यक होता है। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण के धारण पर शोध में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो ये मुख्यतः शोध की प्रदत्त की उपलब्धता की गुंजाइश के विस्तार में होता है। तो शोध में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु। शोध के प्रदत्तों की गुंजाइश में विस्तार हेतु शोध में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है। आज के समय शोध में ICT का अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। यह प्रदत्तों की प्राप्ति, प्रदत्तों के संग्रहण, रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा समेत कई कार्यों में शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। नेक्स्ट आते हैं, अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किन किन चरणों में होता है? जो ICT है इसका प्रयोग अनुसंधान में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। यह संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण करने में प्रयोग किया जाता है, प्रदत्त विश्लेषण करने में प्रयोग किया जाता है, और जो संदर्भ की सूचीबद्ध होते हैं उसको करने में किया जाता है। देखो, संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण करने में, प्रदत्त विश्लेषण करने में और संदर्भ को सूचीबद्ध करने में जो शोध अनुसंधान है इसमें ICT का प्रयोग किया जाता है। ICT का प्रयोग अनुसंधान में बहुत व्यापक होता है। जहां आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान समर्थक पर इतने विचार करना कठिन है, दिए गए चरणों में अनुसंधान में ICT का प्रयोग निम्न चरणों में होता है। जो ICT है इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। संबंधित विषय है, अध्ययन है, उनका सर्वेक्षण करने में, प्रदत्त विश्लेषण करने में, संदर्भों को सूचीबद्ध करने में इनका प्रयोग किया जाता है। और शेष चरण के लिए ICT की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोधन आचरण का अनुपालन करना होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो मानवीय जिज्ञासा है उसमें विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोधन आचार का अनुपालन करना होगा। दूसरा, शोध में ICT और उसका अनुप्रयोग जहां कहीं भी होगा उसे अनुसंधान कार्य में आचरणगत विसंगतियों को बढ़ाता है या बढ़ाया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। शोध में ICT और उसका अनुप्रयोग जहां कहीं भी होगा उसका अनुसंधान आचरण विसंगति को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। चूंकि ICT का अनुप्रयोग शोध में
आचरणगत विसंगतियों में कमी आएगी। जैसा कॉपीराइट किसी दूसरे लेखक की सामग्री को शोध में अनाधिकृत उपयोग करना, उल्लंघन में आईसीटी के उपयोग में कमी आएगी। नेक्स्ट आते हैं, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता है या करती है। यह परिणामों का वर्चन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराती है। इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अक्षमता। तो कोई भी आईसीटी का प्रयोग करता है, यह परिणामों को निर्वचन करने की अवधारणा में त्रुटि को ठहराता है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी अक्षमता कहलाएगी। जिम्मेदार कौन होगा? इसमें अक्षमता जिम्मेदार होगी। आईसीटी का प्रयोग किसी शोधार्थी से उसके शोध के दौरान कई प्रकार से सहायता प्रदान करती है। यह त्रुटियों को कम करने में सहायता करती है। कई शोधार्थी अपने शोध परिणाम अवधारणात्मक त्रुटियों के लिए आईसीटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके मात्र तकनीकी अक्षमता कहा जा सकता है, तो मतलब उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसको हम क्या कहेंगे? आईसीटी की अक्षमता कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन कहता है कि किसी शोध उपकरण में विश्वसनीय एक आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि कोई भी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक क्या है? आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं होती। पहला सही है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रत्ययों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है, तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। कथन दूसरा सही नहीं है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रत्ययों का मापन करता है जिनके मापन के लिए अभिकल्पित होगा, तो परीक्षण की वैधता को खतरा नहीं होगा, बल्कि इससे परीक्षण की वैधता की पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, शोध में निम्नलिखित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन में विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो आईसीटी के समर्थन में विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये प्रदत्त संकल्पना में, प्रदत्त संकलन में और जो प्रदत्त विश्लेषण है इसमें विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। शोध के प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण चरणों में आईसीटी के अनुप्रयोग का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। प्रश्नावली को ईमेल करने, ऑनलाइन सर्वे कराकर शोध संबंधित प्रदत्त संकलन में आईसीटी सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रामितिक, अप्रामितिक परीक्षणों एवं विभिन्न जटिल सांख्यिकीय गणनाओं में कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर उपलब्ध पैकेजों का उपयोग विश्लेषण प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, शोध साधन और मापनी बताइए। कौन कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है, क्या इससे मापा जाता है? तो पहले जो हमारा दिया गया है प्रश्नावली और साक्षात्कार, जो प्रश्नावली और साक्षात्कार है यह क्या करेगा? माप की जो नाम की मापनी होती है उसको मापा जाएगा। तो माप की नामिक मापनी। बुद्धिमत्ता और अभिरुचि की परीक्षा से क्या किया जाता है? जो माप का अंतराल है उसकी मापनी की जाती है। तो हम मापने में कितना समय लगा है उसके अंतराल को देखते हैं। अभिव्यक्ति मूल परीक्षा में जो क्रम सूचक मापनी है इसका प्रयोग किया जाता है। और गति बारंबारता परीक्षा में हम माप की अनुपात मापनी का प्रयोग करते हैं। माप की अनुपात मापनी का प्रयोग करते हैं गति और बारंबारता परीक्षा में। शोध साधन और मापनी। प्रश्नावली साक्षात्कार में माप की नामिक मापनी की जाती है। बुद्धिमत्ता और अभिरुचि परीक्षा में माप का अंतराल मापा जाता है। अभिवृत्ति और मूल परीक्षा में हम क्रम सूचक मापनी का प्रयोग करते हैं। गति और बारंबारता परीक्षा में माप की अनुपात मापनी का प्रयोग किया जाता है। माप की अनुपात मापनी का प्रयोग गति एवं बारंबारता में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता और कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो ये चरों की पहचान करना और परिकल्पना का निर्माण करने में किया जाता है। सोपान में सृजनात्मकता और कल्पना का दायरा सबसे अधिक होगा चरों की पहचान करने में और परिकल्पना का निर्माण करने में।
नेक्स्ट आता है शोध के अंतर्गत चरों की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करने संबंधी सोपान में सृजनात्मक एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक होता है। किसी भी वैज्ञानिक विधि में सर्वप्रथम समस्या की पहचान निश्चित पहचान कर ली जाती है, अर्थात वास्तव में हम जिस समस्या या उससे संबंधित चरों का अध्ययन करना चाहते हैं वह है या नहीं। तत्पश्चात अपने अध्ययन के अनुरूप समस्या में सम्मिलित शब्दों का परिभाषीकरण किया जाता है। ऐसे करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। समस्या या चरों की पहचान के बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। किसी भी समस्या की परिकल्पना इसका स्वाभाविक समाधान होता है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में यदि परीक्षक वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। तो यदि वैधता रखता है तो ये क्या होगा? विश्वसनीय भी होता है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, किंतु परीक्षण का विश्वसनीयता के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक घड़ी विश्वसनीय कही जाएगी यदि वह हर समय एक समान गति से चलेगी। मान लीजिए उस घड़ी में किसी आमुक क्षण प्रतिदिन 5 बजते हैं, जबकि रेडियो समय भारतीय समय के अनुसार उस क्षण 6:10 होते हैं। ऐसी स्थिति में वह घड़ी विश्वसनीय कही जाएगी। उस समय तो उसका विश्वास डगमगा जाएगा, किंतु वैध नहीं होगी क्योंकि वह प्रत्येक दिन उस क्षण वही समय बताती है, किंतु वह भारतीय समय के अनुसार समय का मापन शुद्ध रूप में नहीं करती। यदि वही घड़ी भारतीय समय और रेडियो समय के अनुसार चले, यानी उस समय घड़ी 6:10 समय बताए, तो वह घड़ी विश्वसनीय और वैध दोनों कही जाएगी। नेक्स्ट आते हैं वह शब्दावली जो कि उत्तरमाला के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आवृत्त। जब प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए संभावना प्रदान नहीं करती है और आवृत्त प्रश्नावली कहलाती है। प्रश्नावली मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, आवृत्त या बंद प्रश्नावली और मुक्त प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली के अंकांशों जो एकांश हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर सीमाबद्ध या नियंत्रित होता है। इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक एकांश या प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दे दिए जाते हैं और उन उत्तरों में से सही उत्तर को चुनकर प्रत्याशी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में सूची में से उन प्रश्नों की पहचान कीजिए जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अपसारी प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न और अनावृत प्रश्न। तो ये प्रश्नों की पहचान कीजिए जो कि विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित है। प्रक्रिया करेगा मतलब अपसारी कर देगा, अवधारणा आधारित होगा और अनावृत प्रश्न होते हैं। ये क्या होते हैं? यह विषय वस्तु की जगह प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अपसारी प्रश्न अवधारणा आधारित प्रश्न है। अनावृत प्रश्नों को विषय वस्तु आधारित प्रश्न की बजाय क्रिया आधारित प्रश्न कहा जाता है। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शीघ्र शोध की समीक्षा करता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाएगा अप्रकट समीक्षा। अप्रकट समीक्षा। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बिना एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो उसे अप्रकट समीक्षा या ब्लाइंड रिव्यू कहा जाता है। समीक्षा से तात्पर्य किसी वस्तु विषय की गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले साहित्य विधा से होता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए कौन सा कथन गलत है बताइए। जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं
इसमें से कौन सा गलत है बताइए। तो कारोत्तर शोध में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे अपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्रित किया जाता है या किया गया था, तो पहला सही हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रेक्षण पद्धति का उपयोग सहसंबंध एवं प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अपने सहसंबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लांट का उपयोग करने में आपको संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा में ज्ञान नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा जाएगा। तो पहले 3 सही थे, जबकि जो लास्ट वाला है ये गलत हो जाएगा प्रश्नगत सभी विकल्पों में। विकल्प चौथा दिया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि अपने सह संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लांट का उपयोग करने पर संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा में ज्ञात होती हैं। सह संबंध सदैव ऋणात्मक से धनात्मक के मध्य अर्थात +-1 होगा। धनात्मक है तो सहसंबंध और -1 ऋणात्मक सहसंबंध की दिशा को प्रदर्शित करता है। शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ क्या होते हैं, तो शोध में जो सहायक विश्लेषण होते हैं इसके मुख्यतः लाभ होते हैं, यह सस्ता होता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी अवसर प्रदान करता है, प्राप्त करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आंखों को समझने के लिए समय कम मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले 3 सही हैं, ये उसके लाभ हो जाएंगे। सस्ता होगा, मापक यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्रदान करता है। शोध में सहायक विश्लेषण में निम्नलिखित विभिन्न लाभ होते हैं। पहला, यह विश्लेषण सस्ता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं वैधता एवं समस्या के प्रमुख स्रोतों को सम्मिलित कीजिए। जो वैधता है उसके सही कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं उनको हमें मिलाना है। तो पहले आती है निर्माण वैधता, यदि किसी को निर्माण किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा, तो इसमें व्यक्तिक्रम खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन और दुर्निर्वाचन होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, निर्माण बाध्यता हो जाएगी। बाह्य बाध्यता वह होती है जिसमें प्रतिभागियों का निर्देश प्रतिनिर्धारित नहीं होता, उसे बाह्य बाध्यता कहा जाता है। अभ्यांतरिक वैधता, यह व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान होते हैं। ये क्या कहते हैं, व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन प्रारंभ होने से पूर्व असमान होते हैं, अभ्यंतर वैधता कहा जाता है। वैधता समस्या के प्रमुख स्रोत, निर्माण वैधता, इसमें व्यक्तिक्रम या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुर्निर्वचन होता है। बाह्य वैधता, प्रतिभागियों का प्रतिनिधात्मक नहीं होता। अभ्यंतरिक वैधता, यह व्यवहार अव्यवहार समूह अध्ययन प्रारंभ होने से पूर्व असमान थे, तो इसे क्या कहा जाएगा, अभ्यंतरिक वैधता कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कलाकृति जो कि शोध में आंतरिक वैधता को दर्शाती हैं और प्रभावित करती हैं, उसे क्या कहा जाएगा, तो ऐसी कलाकृतियां जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती हैं या प्रभावित करती हैं, इसे कहा जाएगा इतिहास, परिपक्वता, यांत्रिकता और प्रायोगिक मृत्यु दर। इसे क्या कहा जाता है, ये आंतरिक वैधता को दिखाती हैं और प्रभावित करती हैं, इतिहास, परिपक्वता, यांत्रिकता और प्रायोगिक मृत्यु दर। कलाकृति जो कि शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती और प्रभावित करती है, उसे इतिहास, यांत्रिकता, परिपक्वता और प्रायोगिक मृत्यु दर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस प्रारूप में दस्तावेज के अध्ययन योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री सीमित द्वारा
एक समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है उसे कहा जाता है थीसिस या शोध प्रबंध। तो जब भी किसी भी दस्तावेज के अध्ययन योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में एक शोध डिग्री समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है उसे थीसिस या शोध प्रबंध कहा जाता है। शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में होनी चाहिए, तो इसमें भाषा के अनुप्रयोग में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में भाषा के अनुप्रयोग में वैज्ञानिकता का प्रयोग होना चाहिए। शोध प्रबंध को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रतिपाद्य विषय सम्यक प्रकार से विश्लेषित किया जा सके। अध्ययन तथा ज्ञान को दूसरों के लिए ग्राह्य और वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे व्यवस्थित किया जाए। प्रबंध को व्यवस्थित रूप में रखने की शैली ही अनुबंध है। शोध प्रबंध में शोध गुण के साथ प्रबंध गुण का सन्निवेश भी अनिवार्य होता है। शोध प्रबंध के 3 उपविभाग होते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्र में शोध को मार्गदर्शन देता है? तो ये हो जाएगा IMP इम्प्रिंट। इम्प्रिंट एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्र में शोध को मार्गदर्शन देता है। 5 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में शुरू की गई इम्पेंटिंग रिसर्च इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट नामक एक देशव्यापी पहल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के सामने आने वाली सभी इंजीनियरिंग तथा तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था। यह इंडिया का एक बहुहितधारक मिशन या कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए इंजीनियरिंग आविष्कार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उसी के फलस्वरूप किए गए वैज्ञानिक नॉलेज बेस के बीच की खाई को मिटाता है। इम्प्रिंट अपनी तरह की पहली मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा समर्थित पेन IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसमें मुख्य रूप से विज्ञान इंजीनियरिंग की चुनौतियों का सामना करना है। नेक्स्ट आता है शोध सम्मेलन सेमिनार और संगोष्ठी कार्यशाला बोध। तो शोध सम्मेलन सेमिनार संगोष्ठी कार्यशाला बोध से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला कथन कहता है कि पहले 2 कथन दिए गए हैं। इसमें जो पहला कथन है वो कहता है शोध में संयोगिक और आकस्मिक त्रुटियां प्राप्त परिणामों को सही मान से एक दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, व्यवस्थित त्रुटियां शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती हैं और संयोगिक त्रुटियों के सापेक्ष शोधकर्ता को काफी हद तक आश्चर्यचकित करती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। संयोगिक और आकस्मिक त्रुटियों के निर्धारण में परिशुद्धता की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः एक शोध में प्राप्त परिणामों को सही मान से एक दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होगी। व्यवस्थित त्रुटि एक गैर शून्य माध्य त्रुटि है। अतः एक शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती है और प्रायोगिक गति के सापेक्ष शोधकर्ता को काफी हद तक आश्चर्यचकित करती है। विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस या फिर सम्मेलन। तो वैज्ञानिकों का ज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक पाठ्यक्रम
के पाठ विवरण तैयार करने के लिए किया गया है, एकत्रित हुआ है, इसे सम्मेलन कहा जाएगा। सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावना और राय को एक सामान्य उद्देश्य के लिए सलाह मशवरा परिचर्चा करने को कहा जाता है। यह एक प्रकार का सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। कार्यशाला निम्नलिखित में के लिए आयोजित की जाती है। जो कार्यशालाएं हैं मुख्यतः आयोजित की जाती हैं प्रशिक्षण में अनुभव प्रदान करने के लिए। कार्यशालाएं या जो वर्कशॉप हैं वो प्रदान या आयोजित की जाती हैं। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर कार्यशालाएं निमंत्रित सदस्यों द्वारा आयोजित की जाती हैं। भागीदारी दी गई समस्या या विषय पर कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य इस विधि का प्रयोग क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार होते हैं। विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, पहला प्रकार। दूसरा, यह विभिन्न उद्देश्यों और विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करता है। किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने, व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने, कार्य करने की योग्यता का विकास करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अर्थात कुछ विशिष्ट संबंधित शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे कहा जाता है सेमिनार। सेमिनार या संगोष्ठी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है, जबकि संगोष्ठी अधिक सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन होता है वह अधिक विस्तृत और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में विचार रखने पड़ते हैं, तत्पश्चात उस पर परिचर्चा। संगोष्ठी की व्यवस्था प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर की जाती है। इन्हें 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले आती है लघु विचार संगोष्ठी, मुख्य विचार संगोष्ठी, राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है? तो इसमें शोध सम्मेलन में भागीदारी से संबंधित है। इसमें सृजनशीलता और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है शोध सम्मेलन में भागीदारी से। शोध सम्मेलन एक सभा होती है जिसका उद्देश्य सृजनशील, समीक्षात्मक, रचनात्मक चिंतन का विकास करना है। सम्मेलन संगोष्ठी की अपेक्षा बड़े स्तर पर होता है। सम्मेलन अधिक विस्तृत और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। यह एक सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित अपने विचार एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं 2 समुच्चय, जिसमें समुच्चय पहला प्रस्तुतिकरण का प्रारूप दिया गया है, जबकि समुच्चय 2 में जो संबंधित विशिष्ट स्वरूप है उसको दर्शाया गया है। तो इसकी प्रस्तुति का स्वरूप और विशिष्ट स्वरूप दिए गए हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं। पहला कहता है शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध, इसका संबंध किससे है? तो जो शोध प्रबंध है, लघु शोध प्रबंध है, इसका संबंध है मुख्यतः जो व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? व्यवस्थित और निर्धारित प्रतिरूप प्रारूप को दर्शाता है। नेक्स्ट आती है शोध पत्र। इसका संबंध किससे है? जो शोध पत्र है इसका संबंध है कृत शोध की संक्षिप्तिका पर आधारित है। जो शोध पत्र है इसका संबंध है कृत शोध की संक्षिप्तिका पर आधारित है। कार्यशाला का संबंध किससे है? जो कार्यशाला जो संबंध है समूह आधारित विमर्श जो कि विनिर्दिष्ट होता है।
कार्यशाला का संबंध है समूह आधारित विमर्श जो कि विनिर्दिष्ट होता है। संगोष्ठी का संबंध किससे है? जो विशिष्ट उपकरण होते हैं, प्रकरण होते हैं, उस पर आधारित विमर्शीय चर्चा से संबंधित है। संगोष्ठी का संबंध है विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्शीय चर्चाएं क्या कहलाती हैं? संगोष्ठी कहलाती हैं। प्रस्तुतिकरण का प्रारूप और विशिष्ट स्वरूप। जो प्रस्तुतिकरण का स्वरूप है वह बताता है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, यह व्यवस्थित निर्धारित प्रारूप होते हैं। शोध पत्र क्या होता है? यह कृत शोध पर संक्षिप्तिका पर आधारित प्रस्तुतिकरण होता है। कार्यशाला का संबंध किससे है? समूह आधारित विमर्श जो कि विनिर्दिष्ट होता है उसे कार्यशाला कहा जाता है। और संगोष्ठी है यह विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित एक विमर्शी चर्चाएं होती हैं। नेक्स्ट दिए गए हैं ज्ञान प्रसार के प्रति निम्नलिखित में से किस में कम झुकाव होता है? जो ज्ञान प्रसार है इसके प्रति सबसे कम झुकाव पाया जाता है क्षेत्रकार में। संगोष्ठी कक्षागत परिवेश एवं पत्रिका के माध्यम से हम बड़े जन समुदाय को ज्ञान प्रेरित कर सकते हैं और इनको प्रभावित भी कर सकते हैं, जबकि कार्य क्षेत्र या जो क्षेत्रकार है इसके द्वारा हम कुछ विषयों के बारे में ही आंकड़े एकत्रित करके एक अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। जो शोध रिपोर्ट है इसमें जो ग्रंथ सूची दी गई है और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। ग्रंथ सूची शोध कार्य में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की सहायता करती है जो कि शोध रिपोर्ट में दी गई होती है। ग्रंथ सूची को शोध रिपोर्ट के अंत में लिखा जाता है जिसमें पत्रिका, पुस्तकें और वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों की एक सूची शामिल होती है जो किसी न किसी तरह से अध्ययन के विषयों के लिए प्रासंगिक होती है। इस प्रकार से ग्रंथ सूची उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करता है जिनका प्रयोग अनुसंधान कार्य के दौरान परामर्श के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं शोध नैतिकता। जो शोध नैतिकता है इससे संबंधित प्रश्न स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता? साहित्य चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए कौन काम नहीं करता है? लेटेक्स नहीं करता है, जबकि ट्रिनिटिन आइथेंटिकेट और उरकुंड इन सब का प्रयोग साहित्य चोरी रोकने के लिए किया जाता है। ट्रिनिटिन ऑथेंटिकेट और उरकुंड का प्रयोग साहित्य चोरी रोकने के लिए किया जाता है। साहित्य चोरी पहले से प्रकाशित विचार, अभिव्यक्ति, शब्द, छवि और प्रक्रिया को अपनी मूल रचना के रूप में उपयोग करने पर लागू होती है। इसे चोरी या कॉपीराइट का उल्लंघन भी माना जाता है। क्या मानी जाती है? कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक है बताइए। तो जो शोध है उससे संबंधित जो अनैतिक वर्ड हो जाएंगे वो हैं उत्तरदाताओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं से संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव बनाना, ये भी अनैतिक होता है। जो उत्तरदाता है उनसे शोध प्रयोजन छिपाना, ये भी अनैतिक होता है। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु अनैतिक होते हैं। उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं से संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, दोहरा प्रकाशन, गढ़े हुए डेटा या मिथ्याकरण करना, साहित्य की चोरी करना और सर्वाधिकार का उल्लंघन करना, ये सब क्या आते हैं? ये सब बिंदु अनैतिकता के अंतर्गत आते हैं जो कि शोध से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं निरपेक्ष आदेश, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव की अवधारणा किससे संबंधित है? जो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव अवधारणा है इसका संबंध है नैतिक विधि से। निरपेक्ष आदेश नैतिक विधि की अवधारणा है। पश्चिमी दर्शन में निरपेक्षवादी और कर्तव्यवादी समिति मानसा का चरम विकास कांट के दर्शन में हुआ था। इसके नैतिक सिद्धांत का सार यह है कि नैतिकता ना तो मनुष्य की इच्छाओं और ना ही भावनाओं से संबंधित होती है और ना ही कार्यों के परिणामों से। नैतिकता एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से इसका संबंध होता है। किससे संबंधित है? कर्तव्य चेतना से संबंधित होती है। नेक्स्ट आती है सर्वेक्षण आधारित शोध के प्रमुख नैतिक पहलू कौन कौन से होते हैं? जो सर्वेक्षण आधारित शोध के नैतिक पहलू होते हैं उनमें दिए गए हैं
पहला, यह सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाता है, किसी भी प्रकार की हानि से बचा सकता है और व्यक्तिगत निजता को प्रभावित नहीं करता। जो सर्वेक्षण आधारित शोध होते हैं, यह सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाएगा और व्यक्तिगत निजता को प्रभावित नहीं करता। सर्वेक्षण आधारित शोध के प्रमुख पहलू नैतिक पहलू हैं। इसमें सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाएगा, लोगों के विभिन्न स्तरों में समानता रखेगा, व्यक्तिगत निजता को प्रभावित किए बिना सही व्यक्तित्व गुणों का अवलोकन करेगा, निजी लाभ के लिए व्यक्तिगत निजता का उपयोग करना, ये भी नैतिक पहलू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्ता परक चरों में कूटबद्ध करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है नामिक मापनी से, इसके संबंधित है, नामिक मापनी से संबंधित है, जिसमें वह पुरुष स्त्री के रूप में गुणवत्ता परक जो चरण होते हैं उसको कूटीबद्ध करेगा, तो इसे नामिक मापनी कहा जाएगा। स्टीवेंस ने मापन के चर, जिसमें गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर के आधार पर मापन के 4 प्रमुख पैमाने बताए थे। तो गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर के आधार पर कितने 4 प्रमुख पैमाने बताए हैं, जिसमें नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, आंतरिक पैमाना और अनुपातिक पैमाना प्रमुख हैं। नामित पैमाने को अन्य माप के स्तरों से निम्न स्तर का मापन माना जाता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु या किसी मनुष्य के किसी गुण की विशेषता के प्रकार के आधार पर इसे कुछ वर्गों या समूहों में बांट दिया जाता है। जिन समूहों या वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है उनके बीच किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती और यह स्पष्ट होता है कि नामित मापन एक प्रकार की गुणात्मक मापन होता है। शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्ता परक चरों में कूटबद्ध करना नामित मापन को निरूपित करता है। नेक्स्ट आते हैं घटनाओं का वर्णन और उनका पूर्वानुमान करने वाले सिद्धांतों के समुच्चय को किस रूप से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सिद्धांत। घटनाओं का वर्णन, उनका पूर्वानुमान करने वाले सिद्धांतों के समुच्चय को सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत एक प्राकृतिक और सामाजिक व्यवहार घटना या घटना की व्याख्या है जो कि सामूहिक रूप से कुछ मान्यताओं सीमाओं के भीतर घटनाओं की एक तार्किक, व्यवस्थित और सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्न में से कौन से चर को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें गैर छल योजन योग जो चर होते हैं उनको प्रयुक्त किया जाता है। बहुत से सामाजिक शोध हैं, इसमें गैर छल योजन योग जो चर होते हैं उनको प्रयुक्त किया जाता है। सैद्धांतिक परिकल्पनाओं कॉन्सेप्ट को सम्मिलित करने वाले संबंधों के पूर्वानुमान को किस रूप में जाना जाता है? जो सैद्धांतिक परिकल्पनाएं हैं उनको मुख्य रूप से जाना जाता है, किस रूप में? इनको जाना जाता है अवधारणात्मक प्राकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अवधारणात्मक प्राकल्पना कहा जाता है। सैद्धांतिक परिकल्पनाओं को सम्मिलित करने वाले सिद्धांतों के एक पूर्वानुमान को अवधारणात्मक प्राकल्पना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दिए गए हैं कथन बताते हैं कि पहला कथन कहता है कि टी परीक्षण का प्रयोग दो समूहों के बीच माध्य अंतर के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो टी परीक्षण है वह दो समूहों के बीच में माध्य अंतरों के परीक्षण के लिए किया जाएगा। ANOVA समूह माध्य के अंतर की तुलना नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही है लेकिन जो कथन बी है वो गलत हो जाएगा। इसमें टी परीक्षण का प्रयोग दो समूहों के बीच माध्य अंतरों के परीक्षण के लिए किया जाता है। ANOVA समूह माध्य के अंतर की तुलना कर सकता है, अतः कथन पहला सही हो जाएगा, किंतु जो कथन बी है या दूसरा है वो गलत हो जाएगा। प्रतिभागी तथा विषम चर का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण हो सकता है? जो प्रतिभागी होते हैं विषम चर होते हैं। इसका एक उदाहरण है कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक संवर्धन से संबंधित है प्रतिभागी तथा
विषय चर का उदाहरण किसी व्यक्ति का राजनीतिक संबंधन हो सकता है। राजनीतिक संबद्धता से तात्पर्य किसी भी राजनीतिक दल उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना तटस्थ निष्पक्ष रहे हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, ये कहलाती है किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबंधन। कथन 2 दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि मध्यपरास सिद्धांत मध्यपरास सिद्धांत अनुभवाश्रित जिज्ञासा पर बल देता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, प्रधान सिद्धांतों के विपरीत मध्यपरास सिद्धांत सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों है वो सही हो जाएंगे। मध्यपरास सिद्धांत अनुभवाश्रित जिज्ञासाओं पर बल देता है। दूसरा, प्रधान सिद्धांतों के विपरीत जो मध्यपरास है वह सिद्धांत सीमित क्षेत्रों में कार्य करता है। दोनों सही हो जाएंगे। छोटी छोटी प्रकल्पनाओं में समान रूप माए जाने वाली अवधारणाओं से जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वे मध्यपरास सिद्धांत कहलाते हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलू की एक अच्छी तरह से प्रभावित व्याख्या है, जो कि अनुभवजन साक्ष्य पर आधारित होती है और परीक्षण एवं प्रयोग के माध्यम से बार बार परीक्षण और पुष्टि की जाती है। इस प्रकार मध्यपरास सिद्धांत अनुभवक्षित जिज्ञासाओं पर बल देता है। मध्यपरास सिद्धांत सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। माप के नामिक पैमाने को दिए गए मूल्य क्या होते हैं? जो माप के नामिक पैमाने होते हैं इनको यथेक्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्षिक कहा जाता है, यथेक्षिक कहा जाता है। तो नामिक नाम मात्र पैमाना एक माप पैमाना है जिसमें किसी वस्तु को पहचानने वर्गीकृत करने के लिए संख्याएं केवल टैग या लेवल के रूप में कार्य करती हैं। यह माप सामान्य रूप से केवल गैर संख्यात्मक चर जहां संख्याओं का कोई मूल्य नहीं होता से होता है। इस प्रकार के पैमाने में कोई प्राकृतिक क्रम या रैंकिंग नहीं होती। यदि आप चाहें तो नाम मात्र चर को संख्याओं के साथ कोड कर सकते हैं, लेकिन इनका क्रम यदृच्छिक या मनमाना होता है और कोई भी गणना जैसे कि माध्य, माध्यिका या मानक विचलन की गणना करना अर्थहीन होता है। कि आप इसकी कोई भी क्या कर सकते हो? अर्थहीन होती है इनकी गणना करना। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन से शोध की नीतिगत समस्याएं होती हैं? जो शोध है उसकी नीतिगत समस्याएं होती हैं। इसमें मुख्यतः साहित्य की चोरी हो जाती है, बल का प्रयोग करते हैं लोग और गोपनीयता भंग की जाती है। ये क्या होती है? नीतिगत समस्याएं देखने को मिलती हैं। उपकारिता और ईमानदारी की तो बात ही अलग है, ये तो नहीं ही होंगी। शोध की नीतिगत समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, साहित्य चोरी, बल का प्रयोग, गोपनीयता भंग किया जाना। नेक्स्ट आते हैं पहला कथन कहता है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्ता परख शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और अनुरक्षण के लिए अकादमिक शोध आचार कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमीय शोध अभ्यास 2020 केयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमीय, ये देखो दोनों सेम ही हैं, तो कथन 2 बार दिया गया है। तो पहला सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय आयोग ने गुणवत्ता परक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और उनके अनुरक्षण के लिए अकादमिक और शोध आचरण कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है। यूजीसी केयर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गुणवत्ता अधिदेश है जो कि उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और संकाय सदस्यों द्वारा नए ज्ञान के निर्माण के महत्व पर जोर देता है। भारत में उच्च शिक्षा के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 29 सितंबर 2020 को भारत में अकादमीय अनुसंधान से संबंधित एक नया मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया जिसका शीर्षक गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस है। GARP एक व्यापक दस्तावेज है। यूजीसी ने GRP को कैलिब्रेट वेब ऑफ साइंस के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया है। कथन पहला सत्य हो जाएगा लेकिन दूसरा असत्य है।
नेक्स्ट दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी डीब्रीफिंग प्राप्त की जाती है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, शोध के सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन या डिसेप्शन कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपने सहभागियों को कुछ अध्ययन के बारे में गलत पहलू बता दिए तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रचलन कहा जाएगा। प्रचलन छल। शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी डीब्रीफिंग प्राप्त की जाती है, यह कथन गलत है। जब शोध अध्ययन में धोखाधड़ी सम्मिलित होती है तो उसे डीब्रीफिंग अनिवार्य है। शोध में जो कथन दूसरा है वो कहता है कि सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी देना, इसे प्रचलन छल कहा जाता है, इसे डिसेप्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन के अनुसार अपने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है। निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को दंडित किया जाएगा। उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा कि भैया तुम 1 साल तक अपनी जो पांडुलिपियां हैं तुम संशोधित ठीक करके लाओ, और उसको 1 साल तक तो तुम जमा ही नहीं कर पाओगे। रुको, इसका डिस्क्रिप्शन तो वही दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमीय सत्यनिष्ठा और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन विनियमन 2018 के तहत यदि कोई विद्यार्थी अपने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 में 40 से 60% तक समानताएं हैं उसका अपराध करता है, तो विद्यार्थियों को या ऐसे छात्र को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित कर दिया जाएगा। एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है। इसमें शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु में 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्य चोरी किस स्तर की होगी, तो यह पहले स्तर की होगी। जैसे 35% की समानता है तो 40 से 60 होगी, तो स्तर कौन सा माना जाएगा, पहला स्तर माना जाएगा। साहित्य चोरी से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली आदि को अधिकांश नकल करते हैं या करते हुए उसकी जो मौलिक कृति होती है उसके रूप में प्रकाशन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, साहित्य चोरी कहा जाएगा। साहित्य की चोरी के स्तर होते हैं, पहला हो जाएगा शून्य स्तर, जिसमें 10% तक समानता, कोई दंड नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो सामान मिलेगा। आप अकबर के बारे में शोध कर रहे हो तो अकबर के बारे में 10% तो किसी और से मिलता होगा। प्रथम स्तर में क्या होता है, 10 से 40% तक की समानताएं हैं। ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख को जमा करने को कहा जाता है। फिर आता है द्वितीय स्तर, इसमें 40 से 60% तक की समानताएं होती हैं। ऐसे छात्र को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करने से वंचित कर दिया जाता है। तृतीय स्तर, इसमें 60 से अधिक समानताएं पाई जाएंगी, 7% से अधिक, तो ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उपयुक्त कथन भी सही हो जाएगा। साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्य चोरी के निम्नलिखित किस स्तर के अंतर्गत आएगी, तो ये थी हमारी कौन सी, पहली, जिसमें 10 से 40 तक का था। साहित्य चोरी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्य चोरी के स्तर 1 की चोरी मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, साहित्य चोरी से संबंधित यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार साहित्य चोरी से निपटने से संबंधित सही कथन चिन्हित कीजिए। जो साहित्य चोरी है इसमें जो सही कथन दिया गया है हमें उसको चुनना है। पहला कह रहा है ये कि किसी परीक्षक के जांच परिणामों के आधार पर उच्च स्तर शिक्षा संस्थान कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। एक परीक्षक है, उसने जांच परिणाम कर लिए, उसके आधार पर उच्चतर जो शिक्षा संस्थान है वह कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा,
उच्चतर शिक्षा संस्थान साहित्य चोरी के कृत्य का स्वयं से संज्ञान नहीं ले सकती, गलत हो जाए, ले सकती है। विभागीय अकादमीय निष्ठा पैनल की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये सही हो जाएगा। जो विभागीय अकादमी की निष्ठा पैनल होती है उसकी अध्यक्षता जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। पहला और तीसरा सही हो जाएंगे। साहित्य चोरी से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय और शैली आदि को अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना है। साहित्य चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्य चोरी से निपटने के लिए किसी परीक्षण की जांच परिणामों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही इसके विभागीय अकादमिक निष्ठा पैनल की स्थापना विभाग अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। जब शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूह की आवश्यकता पड़ती है, इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा होगा? इसे एफ परीक्षण कहा जाएगा। जिसमें बहुविध समूह की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे कहा जाएगा एफ परीक्षण। एफ परीक्षण में शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूह की आवश्यकता होती है। एक परीक्षण को तब परीक्षण करने के लिए मनाया जाता है जब दो संख्याएं विचलन समान हो। यह दो विभिन्नताओं के अनुपात की तुलना करके ऐसा करता है। नेक्स्ट आता है, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? तो जिस अनुसंधान में अध्ययन मनुष्य की प्रतिभागिता पर होती है तो इसमें सुविचारित सहमति का अभाव होता है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है, अत्यधिक प्रलोभन होता है। अध्ययन के बारे में जानकारी देना डिब्रीफिंग इसके अंतर्गत नहीं आती। अनुसंधान में मनुष्य की प्रतिभागिता यदि होती है तो मुख्यतः सुविचार सहमति के अभाव होंगे, शारीरिक मनोवैज्ञानिक नुकसान होंगे, अत्यधिक प्रलोभन होगा। अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है तो नैतिक संबंधी मुद्दे इस प्रकार हैं: सुविचारित सहमति का अभाव, शारीरिक मनोवैज्ञानिक नुकसान और अत्यधिक प्रलोभन। किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थियों ने किस स्तर की साहित्य चोरी की है? यदि 57% है तो ये कितना था? यदि 40 से 60% तक की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे द्वितीय स्तर की चोरी कहते हैं। तो किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यदि 57% समानता का पता चलता है तो साहित्य चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थियों ने स्तर 2 की साहित्य चोरी की है। सिद्धांत के अनुसार क्या होगा जिसके बारे में विशिष्ट पूर्वानुमान को किस रूप में जाना जाता है? इसे प्राकल्पनाएं कहा जाएगा। सिद्धांत के अनुसार क्या होगा जिसमें विशिष्ट पूर्वानुमान को किस रूप से जाना जाएगा? इसे प्राकल्पनाएं कहा जाएगा। प्राकल्पनाएं के माध्यम से किसी भी विषय या समस्या के बारे में विशिष्ट पूर्वानुमान लगाया जाता है और अध्ययन की योजना बनाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का विशेष महत्व है। प्राकल्पना को अनेक बार प्राकल्पना, उपकल्पना, पूर्वकल्पना, प्राकल्पना आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। पीवी यंग के अनुसार एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो कि उपयोगी शोध का आधार बन जाता है, इसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक अनुमान है और जिसके संदर्भ में संपूर्ण अनुसंधान के दौरान उनकी वैधता की परीक्षा करता है। परिकल्पना अनुसंधान के मार्ग की दिशा बताती है, अध्ययन के बीच में अनुसंधानकर्ता को इधर उधर नहीं भटकने देती तथा परिकल्पना सत्य असत्य दोनों हो सकती हैं और अंत में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और पूर्व निष्कर्षों की जांच में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आते हैं, व्यवस्थित प्रेक्षण और निष्कर्षों के लिए एक सिद्धांत या प्राकल्पना से उत्पन्न होने वाली
एक तर्कणा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निगमनात्मक उपागम। क्या कहा जाता है? निगमनात्मक उपागम कहा जाता है, जिसमें व्यवस्थित प्रेक्षण निष्कर्ष के लिए एक सिद्धांत या प्राकल्पना से उत्पन्न होने वाली तर्कणा प्रक्रिया शामिल होती है। व्यवस्थित प्रेक्षण और निष्कर्षों के लिए एक सिद्धांत या प्राकल्पना से उत्पन्न होने वाली एक तर्कणा प्रक्रिया को निर्गमनात्मक उपागम कहा जाता है। निर्गमनात्मक उपागम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। निर्गमनात्मक उपागम में विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के नियमों, सूत्र, सिद्धांतों का उपयोग करके विषय का ज्ञान कराया जाता है। निर्गमनात्मक उपागम के द्वारा परिकल्पना, अनुमान, सूत्र आदि को स्थापित किया जाता है। लैंडर के अनुसार निगमनात्मक शिक्षण में सर्वप्रथम परिभाषा, सिद्धांत, नियम और सीखना सुनिश्चित किया जाता है। फिर सावधानी पूर्वक उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और अंततः तथ्यों के प्रभाव से उससे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। साहित्य चोरी सामान्य ज्ञान या संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार साहित्य चोरी का पता लगने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमगत शब्दों को बाहर या एक्सक्लूड किया जाएगा। तो यदि समानता मिलती है तो हम कितने शब्दों को एक्सक्लूड करेंगे? इसमें मुख्यतः 14 शब्दों का एक्सक्लूड किया जाता है या बाहर किया जाता है कि बाहर जाओ, 14 को बाहर किया जाता है यूजीसी विनिमय 18 के तहत। साहित्य चोरी सामान्य ज्ञान संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनिमय 2018 के लिए अनुसार साहित्य चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय 14 क्रमगत शब्दों को बाहर किया जाएगा। एक मार्गीकरण विश्लेषण में निम्नलिखित में से परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जेड का प्रयोग किया जाएगा एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण में। मुख्य विचरण एक एनोवा विश्लेषण एक सांख्यिकी तकनीक है जिसका प्रयोग यह तुलना करने के लिए किया जाता है कि दो नमूने का माध्य काफी भिन्न है या नहीं। इसका प्रयोग केवल संख्यात्मक प्रतिक्रिया डाटा y आमतौर पर एक चर के लिए और संख्यात्मकता के लिए किया जाता है। श्रेणीबद्ध इनपुट डेटा के लिए x हमेशा एक चर के लिए प्रयोग किया जाता है। f मान का प्रयोग विचरण एनोवा के विश्लेषण में किया जाता है। इसकी गणना दो माध्य वर्गों को विभाजित करके ही की जाती है। यह गणना स्पष्ट विचरण एवं अस्पष्टीकृत विचरण का अनुपात निर्धारित करती है। नेक्स्ट आते हैं कॉनवेक के अल्फा को एक साधन के कौन से मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए विश्वसनीयता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉन्वेक्स का अल्फा समग्र विचरण की मात्रा के साथ एक उपकरण बनाने वाली वस्तुओं के बीच साक्ष्य विचरण और सह प्रसारण की मात्रा की तुलना करके विश्वसनीयता का आकलन करने का एक तरीका है। तात्पर्य यह है कि यदि उपकरण विश्वसनीय हैं तो भिन्नता के सापेक्ष वस्तुओं के बीच बहुत अधिक सह प्रसारण होना चाहिए। कॉनवेक का अल्फा सभी संभावित विभाजित आधा विश्वसनीयता के औसत के लेने में बराबर होता है, या मतलब जो विश्वसनीयता होती है उसकी औसत लेने के लिए बराबर है। नेक्स्ट आता है साहित्य चोरी की जांच करने के लिए निम्नलिखित में किन किन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? यदि साहित्य चोरी की जांच करनी है तो इसके लिए टेर्निटिन का प्रयोग किया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन था। और जो उरकुंड है इसका प्रयोग किया जाएगा। क्विटेक्स्ट इसका प्रयोग भी किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है साहित्य चोरी की जांच करने के लिए। साहित्य चोरी का आश्रय किसी और के साहित्य विचारों को साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत करने से है। यह एक शैक्षणिक बेईमानी या नैतिकता का उल्लंघन का कार्य है। इसमें डेटा साहित्य चोरी और स्व साहित्य चोरी भी सम्मिलित होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा साहित्य चोरी की जांच करने के लिए उरकुंड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो वैश्विक संस्थान है जैसे कि टर्निटिव, यह अमेरिकी साहित्य चोरी रोधी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो क्विटेक्स्ट है इसका प्रयोग भी साहित्य चोरी को रोकने वाला एक सॉफ्टवेयर है। दो कथन दिए गए हैं, इसमें जो पहला कथन है उसको बताना है। पहला कथन कहता है कि
यदि हम ऐसी प्राकल्पना को स्वीकार करते हैं जिन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए, तब हम यह मान सकते हैं कि इसे में त्रुटि की गई है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत है। यदि हम एक ऐसी प्राकल्पना को अस्वीकार करते हैं जबकि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, तब हम यह मान सकते हैं कि इसमें टाइप त्रुटि की जो सेकंड है उसकी त्रुटि है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं। यदि हम किसी ऐसी प्राकल्पना को स्वीकार करते हैं जिसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो ये टाइप 2 की त्रुटि मानी जाएगी। और यदि हम ऐसी कोई प्राकल्पना को अस्वीकार करते हैं जैसे स्वीकार किया जाना चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा? त्रुटि कहा जाएगा, वो नॉर्मल त्रुटि होगी। नेक्स्ट आता है, यदि हम एक ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करते हैं जिसे अस्वीकार किया जाना चाहिए, तब हम यह मान सकते हैं कि टाइप सेकंड की त्रुटि हुई है। टाइप जो सेकंड है तब स्पष्ट किया जाता है जब परीक्षण गलत तरीके से गलत शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहा हो। इस प्रकार की त्रुटि अधिकतर कम महत्व स्तर से जुड़ी होती है। टाइप द्वितीय त्रुटि को गलत नकारात्मक रूप से भी जाना जाता है। अतः कथन एक प्रसारण है। यदि हम एक ऐसी परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं जबकि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, तब हम यह मान सकते हैं कि इसमें टाइप 1 त्रुटि की गई है। टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब किसी प्रयोग की शून्य परिकल्पना HO सत्य होती है। एक परीक्षण गलत तरीके से एक सच्ची शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार की त्रुटि सामान्यतः उच्च वाहन स्तर से संबंधित होती है। इस त्रुटि को गलत सकारात्मक रूप से भी जाना जाता है। तो यह कथन दूसरा भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रेक्षित मान अंक जिस मात्रा या कोटि तक मापन त्रुटि से मुक्त होते हैं उसे किससे संबंधित कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा विश्वसनीयता से। प्रेक्षित मान अंक जिस मात्रा या कोटि तक मापन त्रुटि से मुक्त होते हैं उसे विश्वसनीयता से संबंधित कहा जाता है। विश्वसनीयता की माप की स्थिरता को संदर्भित करता है। मनोवैज्ञानिक 3 प्रकार की स्थिरता पर विचार करते हैं: समय के साथ पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, विश्वसनीयता, वस्तुओं के बीच आंतरिक स्थिरता और विभिन्न शोधकर्ताओं के बीच अंतरेटर विश्वसनीयता। नीचे दिए गए हैं कथन बताइए। एनोवा तत्वतः सजातीयता के लिए विभिन्न आंकड़ों समूहों के बीच भिन्नता अंतर के परीक्षण हेतु प्रक्रिया होती है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, एनोवा का प्रयोग करके हम समान माध्य की जनसंख्याओं से प्रतिदर्श के निकलने के बारे में अनुमान कर सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही कहिया हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एनोवा तत्वतः सजातीयता के लिए विभिन्न आंकड़ों समूहों के बीच भिन्नता अंतर परीक्षण हेतु एक प्रक्रिया है। और दूसरा एनोवा का प्रकार हमें समान माध्य की जनसंख्या की प्रतिदर्श से निकलने के बारे में अनुमान कर सकते हैं। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। एनोवा मुख्यतः सजातीयता के लिए विभिन्न आंकड़ा समूह के बीच भिन्नता अंतर के परीक्षण हेतु एक प्रक्रिया है। एनोवा का प्रकार हम समान माध्य की जनसंख्या से प्रतिदर्श के निकलने के बारे में अनुमान कर सकते हैं। अतः कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए गए हैं, फिर से 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि सहसंबंध की भांति सांख्यिकीय समाचरण चरों के सहचर और उनके बीच के संबंधों की जांच करता है। तो ये सही हो जाएगा। जो सहसंबंध की भांति सांख्यिकीय समाचरण है वह चरों के सहचर और उनके बीच के संबंधों की जांच करता है। दूसरा, समाचरण का प्राथमिक उद्देश्य प्रगति है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। सहसंबंध गुणांक 2 चरों की सापेक्षिक गतिविधि के बीच सहसंबंध की दृढ़ता का एक सांख्यिकीय भाप होता है या माप होती है। सहसंबंध की भांति सांख्यिकीय समाचरण चरों के सहचर और उनके बीच के संबंधों की जांच करता है। अतः कथन पहला सत्य हो जाएगा। समागम का प्राथमिक उद्देश्य प्रगति है। कथन दूसरा भी सत्य हो जाएगा। फिर से दिए गए हैं 2 कथन। इसमें जो पहला कथन कहता है कि एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकारणीय और विज्ञान परक प्रक्रिया होती है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय और विज्ञान परक प्रक्रिया है। सही है।
एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तिक और दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हैं। पहला कथन सही है क्योंकि सुव्यवस्थित पुनरीक्षण एक संगठित व्यवस्था या प्रणाली है जिसके अंतर्गत समय अनुसार आसानी से परिवर्तन संभव है, जो कि एक प्रतिकारणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। कथन दूसरा भी सत्य है क्योंकि एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तित्व में पूर्वाग्रहों को कम कर सही सोच और तर्क करने के विचारों को विकसित करता है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। जो पुनरीक्षण होता है वह व्यक्तित्व के पूर्वाग्रहों को कम करता है और सही सोच तर्क करने के विचार को विकसित करता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन से शोध की नैतिकता का उल्लंघन का उदाहरण है। शोध की नैतिकता का उल्लंघन माना जाएगा यदि हम अपने जो सहभागी हैं उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। दूसरा, सहग्रही आंकड़ों के दायरे के बाहर यदि हम सिफारिशें करते हैं तब भी वो माना जाएगा कि हमने नैतिकता का उल्लंघन किया है। अनुप्रयोग शोध अभिकल्प का प्रयोग करना, नहीं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना, तो ये भी होता है, ये भी हो जाएगा। तुमने आंकड़े बदल दिए। गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणात्मक विधि का प्रयोग करना, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये नैतिक उल्लंघन नहीं माना जाएगा। शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन है। संग्रहणीय आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना, ये भी गोपनीयता का उल्लंघन है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना, ये भी गोपनीयता के उदाहरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, इसमें हमें सत्य बताने हैं, है ना। कथन पहला कहता है कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, ततएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी होता है या हो जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकर हैं, ना कि अनिवार्य और निरपेक्ष हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, ततएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है। यही अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकर होते हैं, ना कि अनिवार्य और निरपेक्ष, इसलिए दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, कथन पहला कहता है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान और आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण हो नहीं है, तो पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। पहला गलत है कि भैया प्रदत्त जो विश्लेषण है एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान के आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण जो अनुसंधान आचार शास्त्र है अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, यह कथन गलत है क्योंकि शोध के प्रत्येक भाग में शोध आचार शास्त्र की आवश्यकता होती है, यह शोध की उपयोगिता को निर्धारित करता है, जबकि कथन अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है, यह कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से आहत या प्रभावित होते हैं, तो ये हो जाएंगे समस्या निरूपण और चरों की पहचान में। तो शोध आचार संहिता की दृष्टि से शोध में न्यूनतम रूप से आहत प्रभावित होते हैं समस्या निरूपण और चरों की पहचान से। शोध आचरण संहिता नैतिकता की दृष्टि से समस्या निरूपण और चरों के चयन में शोध में न्यूनतम रूप से आहत प्रभावित होती है, जबकि प्रदत्त विश्लेषण निर्वचन शोध के परिणाम और उन पर आधारित निहितार्थ प्रस्तुत करने और अपनी शोध थीसिस के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करने के चरणों में शोध नैतिकता के उल्लंघन का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट आता है, शोध अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन से चरण से संबंधित में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है, तो जो शोध की नीति शास्त्र के संबंध में उल्लंघन माना जाएगा उसे कहा जाएगा शोध आंकड़े का विश्लेषण तथा निर्वचन करना, ये उल्लंघन है।
दूसरा, जो शोध परिणाम है उनको सूचित करना, नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधारों के रूप में इसका प्रयोग करना, ये सब क्या होते हैं? शोध अध्ययन में नीति शास्त्र के उल्लंघन माने जाते हैं। यदि हमने शोध आंकड़ों का विश्लेषण निर्वचन कर दिया, शोध के परिणामों को सूचित करना, नीति को सूचीबद्ध करना भी इसके अंतर्गत आता है। शोध आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन, शोध परिणामों को सूचित करना और नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करने के दौरान शोध आचार नैतिकता के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में सुपुष्ट हो जाए। ऐसी दशा में निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा संबंधित होगा? तो इसमें मुख्यतः मुद्दा आएगा शोध नैतिकता का। तो ऐसे अनुसंधान शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में सुस्पष्ट हो जाए, तो उसे शोध नैतिकता कहा जाएगा। यदि एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में सुस्पष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में शोध नैतिकता का मुद्दा सर्वाधिक होता है। शोध नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे, जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता पूर्वाग्रहों से बचे रहें। नेक्स्ट आते हैं, शोध के उन चरणों सोपानों की पहचान कीजिए जिनमें नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए। तो शोध के उन चरण सोपानों को पहचान कीजिए जिनमें नैतिक निहितार्थ का मुद्दा प्रासंगिक होता है। उन्हें कहा जाता है शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन करना। दूसरा, जो प्रदत्त विश्लेषण है, प्रयुक्त पद्धति और निष्कर्षों परिणामों की प्रतिवेदन प्रस्तुति, ये सब क्या होते हैं? ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो शोध के उन चरण सोपान की पहचान कीजिए जो कि नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होगा। तो शोध उपकरण के प्रयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन करना, प्रदत्त विश्लेषण, प्रयुक्त पद्धति और निष्कर्षों परिणामों की प्रतिवेदन पद्धति। शोध के निम्नांकित चरणों सोपानों में नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होगा। तो इसमें शोध उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया जाएगा, प्रदत्त विश्लेषण एवं प्रयुक्त पद्धति, निष्कर्ष परिणामों की प्रतिवेदन पद्धति, ये सब क्या होती है? शोध के निम्नांकित चरण होंगे, सोपानों में नैतिक निहितार्थ मुद्दा होगा। तो पहला, शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्त विश्लेषण एवं प्रयुक्त पद्धति, निष्कर्ष परिणामों की प्रतिवेदन पद्धति। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है? तो शोध नैतिकता से संबंधित है हमारी परिकल्पना का परीक्षण करना और प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या करना। ये सब क्या होते हैं? नैतिकता के मामले होते हैं। शोध नैतिकता में परिकल्पना का परीक्षण किया जाएगा और प्रदत्त जो विश्लेषण है उसकी व्याख्या की जाएगी। शोध प्रक्रिया में परिकल्पना, परीक्षण एवं प्रदत्त विश्लेषण, व्याख्या चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहले, विषय समस्या का चुनाव करना, साहित्य की समीक्षा करना, उद्देश्य, परिकल्पना, शोध प्रश्न, शोध विधि, डिजाइन, यूनिवर्स का चुनाव, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। ये सब क्या करती हैं? ये हमारी शोध प्रक्रिया से संबंधित चरण है। कौन कौन से? विषय समस्या का चुनाव करेंगे, साहित्य की समीक्षा करेंगे, उद्देश्य देखेंगे, परिकल्पना, शोध का प्रश्न, शोध विधि, डिजाइन, यूनिवर्स का चुनाव, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण एवं व्याख्या। इसमें शोध निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सारांश देखे जाते हैं, रिपोर्ट, लेखन, शोध स्तर देखे जाते हैं और संदर्भ सूची देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं? तो इन्हें क्या कहा जाएगा?
इन्हें कहा जाता है। यह अनुसंधान चरों को पहचान करता है और दूसरा अनुसंधान चरों को परिभाषित करता है। तो अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं। अनुसंधान चरों को पहचान करना और अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, ये सब बहुत कम प्रभावित होते हैं, इन सबको बहुत कम प्रभावित किया जाता है। अनुसंधान चरों की पहचान एवं अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़े संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया और अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ये। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य चोरी की जांच की वेबसाइट है? तो साहित्य चोरी की जांच की वेबसाइट है http://go.torrentin.com और जो हमारा grammarly.com है वो भी इससे संबंधित है, जिसमें साहित्य चोरी की जांच करने के लिए वेबसाइट है। सामान्यतः किसी अन्य लेखक के विचारों, भाषाओं का अनाधिकृत रूप से उपयोग, नकल करके उसको स्वयं की मूल कृति के रूप में प्रस्तुत करना ही साहित्य चोरी या प्लेगरिज्म कहलाती है। उपयुक्त दिए गए विकल्प में साहित्य चोरी की जांच करने के लिए दो प्रमुख वेबसाइट हैं, जिसमें आती है go.torrentin.com और www.grammarly.com। नेक्स्ट आते हैं, शोध की किस अवस्था में आचार संहिता का मुद्दा प्रासंगिक होगा? यदि शोध का मुद्दा है तो हमारी जो आचार संहिता है इसमें जो मुद्दा प्रासंगिक होगा वो है आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण, शोध परिणामों और निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में। शोध सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण, शोध परिणाम, निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में, ये इसकी आचार संहिता के मुद्दे के प्रासंगिक होंगे। आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण, शोध परिणाम, निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में आचार संहिता नैतिकता का मुद्दा प्रासंगिक होता है। अनुसंधान कार्य का उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करके मानव कल्याण करने होने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं को नैतिक मापदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह उत्तरदाताओं की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित नहीं करता है। शोध की नैतिकता नहीं समझा जाएगा यदि वह उत्तरदाता की गोपनीयता और अज्ञानता सुनिश्चित नहीं करता है। शोध को नैतिक अवस्था में तभी कहा जा सकता है जब उसमें ईमानदारी, न्यायनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता सम्मिलित हो। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता श्रेणी से संबंधित है? तो साहित्य की समीक्षा करना, जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों और प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो यह साहित्य की समीक्षा करना, उसमें संगत क्षेत्रों के अन्य व्यक्तियों एवं प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान से संबंधित होगी। अनुसंधान एक ईमानदारीपूर्ण किया जाने वाला प्रयास है जो किसी विषय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, नव आगंतुकों को शोध प्रशिक्षण प्रदान करता है, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है, व्यक्तियों में वैज्ञानिक चेतना जगाता है तथा आने वाले भविष्य को सुंदर बनाता है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक शोधकार इस सभी गुणों से संपन्न हो और इस शोधकर्ता को अपने व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि शोध मूल्य
की संपूर्ण गुणवत्ता शोधकर्ता के आचार विचार संवेग रुचि एवं जीवन मूल्यों पर भी निर्भर करता है। यह एथिक्स का तात्पर्य अनुसंधान के सौंदर्य बोध से है, जो कि अनुसंधान विशेष के समग्र गुणों का परिचायक है। इसमें अनुसंधानकर्ता के द्वारा इन सभी मापदंडों का परिपालन किया जाता है जो किसी अनुसंधान को शुद्धता, गुणवत्ता, मानवीयता एवं शिष्टता जैसे गुणों से युक्त करता है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शोध नीति का बड़ा महत्व होता है? नीचे दिए गए कूट का उत्तर बताइए। शोध नीति से जो महत्व होते हैं वो हैं, यह प्रदत्त संकलन से संबंधित है, संकलन में इसका महत्व होगा। दूसरा, आधार सामग्री का विश्लेषण करने में इसका महत्व होता है। और शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध के लेखन में इसका उत्तर सही निहित होगा। जो शोध नीति है इसमें का बड़ा महत्व होता है प्रदत्त संकलन में, आधार सामग्री विश्लेषण में, और जो शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध है उसके लेखन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध नीति का अत्यंत महत्व होता है प्रदत्त संकलन में, आधार सामग्री विश्लेषण में, शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध के लेखन में। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कुछ कथन। इसमें हमें सूची के उस सेट को चिन्हित करना है जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि शोध की नैतिकता जो है उस पर कौन कौन नकारात्मक प्रभाव डालते हैं बताइए। यह उचित संदर्भों के बिना यदि हम संबंधित अध्ययनों को उद्धृत करते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा, यह प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण भी किया जाएगा। इसमें नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो जो हमारे शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वो इस प्रकार हो जाएंगे कि इससे क्या होता है, जो उचित संदर्भ होते हैं उनके बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाए, हमने अच्छे से देखा ही नहीं, उन पर अध्ययन नहीं किया और बोल दिया, तो ये क्या होगा, शोध की नैतिकता का उल्लंघन करेगी, नकारात्मक प्रभाव डालेगी। और प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ता के आचरण का परीक्षण किया जाना, ये भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और जो नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया जाना, ये भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे नीति मूल्यों में। शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाना, एक विशेष बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाना, आंकड़ों का वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करना, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया जाना, उच्च मानक निर्धारित नहीं किया जाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं हमारी शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, तो यह प्रदत्त संकलन और विवेचन के चरण से संबंधित है। तो प्रदत्त संकलन और विवेचन की चरण से संबंधित है। शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स शोध का वह अंग होता है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता पूर्वाग्रहों से रहित होकर ईमानदारी पूर्वक सत्य निष्ठा के साथ समस्या के सही निष्कर्ष पर विषय शोध के प्रदत्त संकलन विवेचन के चरणों में संगत माना जाता है। इसे के निम्न चरण होते हैं। पहला, समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा शोध अभिकल्प का विकास करना, चौथा प्रदत्त विश्लेषण करना, पांचवा सामान्यीकरण करना और छठवा होता है निष्कर्ष। समस्या की पहचान, उसकी परिकल्पना का निर्माण, फिर हम उसकी शोध के अभिकल्प का विकास करेंगे, फिर प्रदत्त विश्लेषण करेंगे, सामान्यीकरण किया जाएगा और उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। किसी शोध विषय की मौलिकता किन घटकों पर निर्भर करती है, तो शोध की विषय की जो मौलिकता होती है वह उसकी विषय की विशेषता पर निर्भर करती है, उपयोगितावादी आयाम पर निर्भर करती है, सहयोग प्रणाली पर निर्भर करती है और जो अध्ययन की व्यवहार्यता है इस पर निर्भर करती है। शोध की मौलिकता, विषय की विशेषता, उपयोगितावादी आयाम, सहयोग प्रणाली और अध्ययन की व्यवहारिकता पर निर्भर करती है।
नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। शोध की प्रक्रिया एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित, तार्किक प्रक्रिया होती है जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है, अर्थात सिद्ध करने की दिशा में प्रवृत्त होती है। नवीन सत्यों की खोज करना, पुरातन सत्यों की नूतन ढंग से ऐसी प्रस्तुति करना भी नवीन ज्ञान का सृजन है जो ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। किसी शोध विषय की मौलिकता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। पहला, विषय की विशिष्टता पर, उपयोगितावादी आयाम पर, सहयोग प्रणाली पर और अध्ययन की व्यवहार्यता पर। प्रतिचयन से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? प्रतिचयन। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हो जाएंगे। जो कथन दिए गए हैं इसको हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला, एक आदर्श प्रतिदर्श सदैव संभव होता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, समय और बजट संबंधी अवरोध एक आदर्श प्रतिदर्श के चयन में बाधा नहीं डालते, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों बाधा नहीं डालेंगे? प्रतिचयन संबंधी अपर्याप्तता को प्रबंधित किया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, एक बृहद प्रतिदर्श अपर्याप्तताओं को पूर्ति कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। एक प्रतिनिधित्मक प्रतिदर्श लाभदायक होता है, तो ये भी सही हो जाएगा कि एक जो प्रतिनिधित्मक प्रतिदर्श होता है वो क्या होता है? लाभदायक होता है। ये लास्ट के जो तीन थे वो तीनों ही सही हो जाएंगे। न्यायदर्श बड़ी जनसंख्या का सत्य प्रतिरूप होता है। यह उस समष्टि का सही सही प्रतिरूपण करता है जिसमें जनसंख्या में पाए जाने वाले गुण विद्यमान होते हैं। प्रतिचयन संबंधी अपर्याप्तताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक बृहद प्रतिदर्श अपर्याप्तताओं को पूरा कर सकता है। प्रतिनिधित्मक प्रतिदर्श सदैव लाभदायक होता है। जो प्रतिनिधित्मक प्रतिदर्श होता है वह कैसा होता है? हमेशा लाभदायक होता है। किसी परियोजना के प्रतिदर्श आकार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कारक कौन कौन से होते हैं? तो कोई भी प्रतिदर्श है उसके आकार को प्रभावित करने वाले कारक होंगे परियोजना का प्रकार, परियोजना के उद्देश्य और जो क्षेत्र में पुनरावृत्ति अनुसंधान है वो सब उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक प्रतिदर्श आकार को प्रभावित करते हैं परियोजना के प्रकार, परियोजना का उद्देश्य और क्षेत्र के पुनरावृत्ति अनुसंधान। किसी परियोजना के लिए प्रतिदर्श आकार को निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। पहले, प्रतिदर्श का प्रकार, परियोजना का प्रकार, परियोजना का उद्देश्य, क्षेत्र की पुनरावृत्ति अनुसंधान। जब अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिचयन क्या होगा? तो इसमें सबसे प्रयुक्त प्रतिचयन होगा स्तरित प्रतिचयन। स्तरित प्रतिचयन इसमें सबसे उपयुक्त प्रतिचयन होगा। प्रतिचयन के दो प्रकार होते हैं, संभव प्रतिचयन और असंभव प्रतिचयन। संभव प्रतिचयन के अंतर्गत 4 आते हैं जिसमें क्लस्टर न्यायाधीश, स्तरित न्यायाधीश और लॉटरी न्यायाधीश आते हैं और यथाक्षित न्यायाधीश आते हैं। जबकि असंभव प्रतिचयन के अंतर्गत सुविधाजनक न्यायाधीश, क्षेत्र न्यायाधीश, कोटा न्यायाधीश और सुविधाजनक न्यायाधीश और हिमांकुंदु न्यायाधीश आते हैं। तो संभव है यदि आपको क्लस्टर स्थापित कर दिया जाए तो लॉटरी याददाश्त में लग जाएगी। असंभव क्या है? यदि आपको सुविधा दी जाएंगी, क्षेत्र में कोटा लगेगा नहीं लगेगा, हिमांकुंदु है, तो ये सब असंभव प्रतिचयन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह प्रतिचयन विषम जनसंख्या आधारित समस्याओं के लिए प्रयोग की जाती है। ये किसके लिए? विषम जनसंख्या आधारित जो समस्याएं होती हैं उसके लिए स्तरित प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए हैं कथन। पहला कथन कहता है कि असंभवता प्रतिदर्श उपलब्ध प्रदाताओं का उपयोग करते हैं एवं किसी विशिष्ट चयन पद्धति का अनुसरण नहीं करते। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह एक तथ्य है कि असंभवता प्रतिदर्श परिशुद्ध ढंग से जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। गैर संभवता नमूना करण विधि अपरिमिति
जनसंख्या पर प्रकाशित होने वाली एक नमूनाकरण विधि होती है जिसमें जनसंख्या की पूर्ण जानकारी नहीं होती, क्योंकि इसमें जनसंख्या असमान रूप से विस्तृत रहती है। इसका आकलन कठिन होता है। उदाहरण के लिए कुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या गैर संभवतः में रैंडमाइजेशन का निर्णय सम्मिलित नहीं होता। यह एक उद्देश्य पूर्वक आधारित प्रतिदर्श विधि होती है जिसमें उद्देश्य के अनुरूप आवश्यकता अनुसार जनसंख्या से प्रदर्श चयन किया जाता है। इस चयन भी जनसंख्या का जो मूलभूत गुण होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका चयन करता है? जनसंख्या के मूलभूत गुण का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिचयन के लिए एक समूह की सदस्यता, अवस्थिति और कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तिक उत्तरदाताओं के बजाय लोगों के समूह के चयन नियत कार्यों को किस रूप में लेबल किया जाता है? तो इसको समूह प्रतिचयन में लेबल किया जाता है। क्लस्टर नमूनाकरण एक संभवतः नमूनाकरण विधि है जिसमें आप आबादी को समूहों में विभाजित करते हैं, जैसे कि जिले या स्कूल या फिर ऐच्छिक रूप से। इसमें कुछ समूहों को अपने नमूने के रूप में चुनते हैं। प्रत्येक क्लस्टर समग्र रूप से पूरी जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक एनजीओ शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 पड़ोसी शहरों में लड़कियों का एक नमूना बनाना चाहता है। एकल चरण नमूनाकरण का उपयोग करते हुए एनजीओ यथेच्छित रूप से कस्बे समूह का चयन करेगा ताकि एक नमूना बनाया जा सके और उन कस्बों में शिक्षा से वंचित लड़कियों को चुनेगा। लाभ क्या होंगे? इससे प्रदर्शन में वृद्धि होगी, अधिक मापनीयता होगी और सरलीकृत प्रबंधन किया जाएगा। पहला कह रहा है कि स्नोबॉल प्रतिचयन यदृच्छिक प्रतिचयन का एक प्रकार होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ये स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होता है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। कथन स्नोबॉल प्रतिचयन असंभवता न्यायदर्श का एक प्रकार है। दूसरा कथन स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होता है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। पहला कथन कहता है कि प्रतिचयन जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता, उसे प्रतिस्थापना युक्त प्रतिचयन कहा जाता है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा प्रतिचयन जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक बार से अधिक चुना जा सकता है, उसे प्रतिस्थापना रहित प्रतिचयन कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि एक बार से अधिक नहीं चुना जाएगा उसे प्रतिस्थापना रहित प्रतिचयन कहा जाएगा, और यदि एक बार से अधिक चुना जाएगा तो उसे कहा जाएगा प्रतिस्थापना युक्त प्रतिचयन। प्रतिस्थापना युक्त प्रतिचयन को यादृच्छिक प्रतिचयन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो कि प्रतिचयन में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक से अधिक बार चुने जाने की अनुमति प्रदान करता है। प्रतिस्थापना रहित प्रतिचयन में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक बार से अधिक बार नहीं चुना जाएगा। इसलिए जो दोनों कथन थे वो क्या थे? गलत थे। किसी परिमित जनसंख्या के प्रतिचयन बटन के मध्यमान को माध्यम होता है, तो किसका होता है? तो उस जनसंख्या के मध्यमान के समान होता है। किसके प्रतिचयन में बटन के मध्यमान को माध्यम होता है? उस जनसंख्या के मध्यमान के समान। किसी परिमित जनसंख्या के प्रतिचयन बटन के मध्यमान का मध्यमान उस जनसंख्या के मध्यमान के समान होता है। प्रतिचयन बटन से अभिप्राय यथाच्छिक रूप से चुने गए प्रतिदर्शों का अध्ययन करने से है। इससे प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सके। जब किसी समूह के आंकड़े तथा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त राशि को उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है गुच्छ प्रतिमान। जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो उसे गुच्छ प्रतिमान कहा जाएगा। गुच्छ प्रतिमान एक नमूनाकरण तकनीक है जहां शोधकर्ता जनसंख्या को अनुसंधान के लिए कई समूहों में विभाजित करते हैं। इस नमूनाकरण को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहले तरीके में क्लस्टर नमूना प्राप्त करने के लिए चरणों की संख्या पर आधारित होता है, वहीं दूसरा तरीका पूरे क्लस्टर विश्लेषण में समूहों का प्रतिनिधित्व है। गुच्छ प्रतिमान के निम्न चरण होते हैं। पहला नमूना, फिर दूसरी सैंपलिंग फ्रेम बनाना और उसका मूल्यांकन करना, तीसरा समूह निर्धारित करना, चौथा क्लस्टर चुनने और पांचवा होता है उप प्रकार बनाएं। पहले नमूना लेंगे, सैंपलिंग का फ्रेम बनाएंगे, मूल्यांकन करेंगे, समूह निर्धारित करेंगे, क्लस्टर चुनेंगे और उप प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट आता है N1 और N2 संख्यों की दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों के मध्य के अंतर के परीक्षण के लिए टी सांख्य की गणना निम्नलिखित स्वतंत्रता की कोटि से होगी तो इसे कहा जाएगा N1 प्लस N2 माइनस 2। दो प्रतिदर्श स्वतंत्र प्रतिदर्शों के लिए टी टेस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात न हो और प्रतिदर्श का आकार छोटा 30 से कम हो तो प्रतिदर्श टी सांख्य की गणना स्वतंत्रता की कोटि स्तर पर निर्भर करती है। DF इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2। यदि स्वतंत्र प्रतिदर्श के लिए दो प्रतिदर्श टी परीक्षण का मूल्य अल्फा स्तर पर महत्वपूर्ण टी से अधिक है तो आप आशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर सकते हैं कि वहां दो डेटा सेट H0 के बीच कोई अंतर नहीं है। जब किसी प्रतिदर्श व्यक्ति का प्रेक्षण संरचित प्रेक्षण की पूर्व निर्धारित समय अवधि में किया जाता है तो इसे कहा जाता है संकेंद्रित प्रतिचयन। जब किसी प्रतिदर्शित व्यक्ति का प्रेक्षण संचरित प्रेक्षण के पूर्व निर्धारित समय अवधि में किया जाता है तो इसे संकेंद्रित प्रतिचयन कहा जाता है। दो कथन दिए गए हैं, सही चुनना है। प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार और वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है तो ये भी गलत हो जाएंगे, दोनों ही गलत होते हैं। देखो, यदि प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक होती है, साथ ही प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार वस्तु अनुत्तर का महत्व होता है, अतः दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट दिया गया है, जब किसी प्रतिदर्श का चयन इसलिए किया जाता है कि यह शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है तो इसे कौन सा प्रतिचयन कहा जाएगा? तो जब किसी भी शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है कोई प्रतिदर्श, उससे अनुरूप चयन किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा सुविधाजन्य प्रतिचयन। जब किसी प्रतिदर्श का चयन इसलिए किया जाता है कि वह शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है तो इसे सुविधाजन प्रतिचयन कहा जाएगा। सुविधाजन प्रतिचयन एक गैर संभवतः नमूनाकरण पद्धति होती है जहां इकाइयों को नमूने में सम्मिलित करने के लिए चुना जाता है। सुविधाजन परिचयन का उपयोग गुणात्मक और चिकित्सा अनुसंधान अध्ययनों में किया जाता है। किसमें किया जाएगा? गुणात्मक अनुसंधान में और चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है। नेक्स्ट आती है प्रतिचयन तकनीक, जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यथाक्षिक रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्त्रीकृत यथाक्षिक प्रतिचयन। प्रतिचयन तकनीक जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यथाक्षित रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, स्त्रीकृत यथाक्षित प्रतिचयन कहलाता है। स्त्रीकृत यथाक्षित प्रतिचयन एक प्रकार का संभवता पद्धति होती है जिसके उपयोग से एक शोध संगठन पूरी आबादी को गैर अतिव्यापी
समाजीय समूह में विभाजित कर सकता है। अनुसंधान के लिए विभिन्न स्तरों से यथावश्यक रूप से अंतिम सदस्यों का चयन कर सकता है। इन समूहों में प्रत्येक सदस्य अलग अलग होने चाहिए। इन प्रतिचयन पद्धति को यथावश्यक कोटा नमूनाकरण भी कहा जाता है। उस प्रतिचयन को क्या कहा जाता है जिसमें प्रारंभ में प्रतिचयन अनुक्रिया करने वाले और उत्तर देने वाले अनुसंधान में सहभागिता के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क में से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनकी भर्ती करते हैं। उन्हें कहा जाता है स्नोबॉल प्रतिचयन। स्नोबॉल प्रतिचयन एक गैर संभावना नमूना विधि है। यह मूल रूप से समझाती है। इसमें प्रारंभ में प्रतिचयनित अनुक्रिया करने वाले तथा उत्तर देने वाले अनुसंधान में सहभागिता के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क में से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनकी भर्ती करते हैं। यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त हो, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसे कहा जाएगा यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त हो, तो इस शोध का प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन होगा। यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन में प्रत्येक नमूने के चुने जाने की संभावना समान होती है। यह कुल आबादी से डाटा एकत्रित करने का सबसे सरल तरीका है। यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन में सबसेट उपसमुच्चय के प्रत्येक सदस्यों को नमूना लेने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट आती है प्रायिकता प्रतिचयन की विशेषताओं में से कौन सी होती हैं? जो प्रायिकता प्रतिचयन की विशेषताएं हैं वह होती हैं यादृच्छिक चयन। प्रायिकता प्रतिचयन किसी आबादी में इकाइयों के यादृच्छिक चयन पर आधारित होती है। अन्य शब्दों में प्रतिचयन प्रक्रिया शोधकर्ताओं की समझ पर आधारित नहीं होती, इसलिए इसका वहन इस तरीके से किया जाता है जिससे समान इकाइयों में आबादी के प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की प्रक्रिया होती है। यादृच्छिक चयन प्रायिकता प्रतिचयन की एक विशेषता है। जो यादृच्छिक चयन प्रायिकता है यह प्रतिचयन की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट आते हैं कथन बताने हैं और हमें सर्वेक्षण बताने हैं। ओके, पहला कथन है ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को संगठित करता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श होता है जो उसकी सुलभता की विशेषताओं के कारण शोधकर्ताओं को सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी नहीं होते क्योंकि इंटरनेट प्रयुक्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को संगठित नहीं करते, अतः यह कथन गलत है। दूसरा, जबकि सुविधा अनुसार प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श होता है जो कि सुलभता की विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है, यह कथन सही हो जाएगा। प्रतिचयन तकनीक के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? तो जो संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन है इसको विवेक सम्मत प्रतिचयन कहा जाएगा। संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को एक विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है। यह एक गैर संभवतापूर्ण प्रतिचयन तकनीकी है जिसमें किसी नमूने को केवल शोधकर्ता के ज्ञान और निर्णय के आधार पर चुना जाता है। चूंकि इस प्रतिचयन तकनीक में नमूना चुनने के लिए शोधकर्ता का ज्ञान और निर्णय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें संभावना रहती है कि प्राप्त परिणाम न्यूनतम मार्जिन के साथ अधिक सक्रिय हों या सटीक हों। नीचे दिए गए हैं कथन। पहला कथन कहता है कि सहगण अध्ययन में
प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या से अलग अलग समय लिए जाते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अरे यार, दूसरा, उपनित अध्ययन में प्रतिदर्श विशिष्ट भली भांति परिभाषित जनसंख्या से लिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कथन गलत हैं। सहगण अध्ययन में प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या से एक समय लिए जाते हैं, उपनीति अध्ययन में परिभाषित जनसंख्या से नहीं लिए जाते, अतः दोनों कथन असत्य हो जाएंगे। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोहर्ट अध्ययन। क्या कहा जाता है, अलग अलग समय अवधि में अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करता है अलग अलग सुभाषित विशिष्ट जनसंख्या पर, इसे कहा जाता है कोहर्ट अध्ययन। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करते हैं, तो इसे कोहर्ट अध्ययन कहा जाता है। कोहर्ट स्टडी अनुदैर्ध्य अध्ययन का एक विशेष रूप है। यह अध्ययन डिजाइन एक प्रकार का चिकित्सा शोध है। कोहर्ट शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। नेक्स्ट आते हैं, एक अनुसंधानकर्ता चार अलग अलग प्रतिदर्श से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उसके P मान क्रमशः 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है, तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक होगा, तो ये होता है R4, ये 1% स्तर पर सार्थक होगा। एक अनुसंधानकर्ता चार अलग अलग प्रतिदर्श से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक R1, R2, R3, R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.99, 0.0999 और 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है, तो R4 सहसंबंध गुणांक 1% सहसंबंध गुणांक R-1 और 1 के बीच एक इकाई मुक्त मान होगा। सांख्यिकीय महत्व को P मान के साथ दर्शाया गया है, इसलिए सहसंबंध आमतौर पर दो प्रमुख संख्याओं के साथ लिखे जाते हैं, R और P बराबर 1। स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का एक प्रमुख लाभ शोध में केवल किस प्रकार या किस पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, तो यह मुख्यतः ध्यान केंद्रित करता है विशेष रुचि के व्यक्तियों पर। स्नोबॉल प्रतिचयन को चैन रिपुरल नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गैर संभावना गैर निरीक्षक नमूनाकरण विधि है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब नमूने में मौजूद विशेषताएं दुर्लभ होती हैं और इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। विशिष्ट दर्शकों से जानकारी प्राप्त करने का यह एक अच्छा विधि है। स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रमुख लाभ शोध में निम्नलिखित है। केवल विशेष रुचि के लोगों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। भौगोलिक रूप से बिखरी हुई आबादी पर करता है ये शोध। जनसंख्या को सामान्य जनसंख्या सापेक्ष छोटी है। यह प्रक्रिया सस्ती है, सरल है, लागत प्रभावी होती है। नेक्स्ट आता है, एक शोधकर्ता ने लक्ष्य जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नमूने को एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्श में सम्मिलित प्रतिभागियों की एक सूची बनाई। प्रतिचयन की इस प्रकार को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा व्यवस्थित प्रतिचयन। एक शोधकर्ता ने लक्ष्य
जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10 नाम का चयन करके प्रति 10 में सम्मिलित प्रतिभागियों की एक सूची बनाई है। प्रतिचयन के इस प्रकार को व्यवस्थित प्रतिचयन कहा जाएगा। व्यवस्थित प्रतिचयन एक प्रकार की संभवतः नमूनाकरण विधि है जिसमें एक बड़ी आबादी से नमूना सदस्यों को एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु के अनुसार लेकिन निश्चित आवधिक अंतराल के साथ चुना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिए गए हैं 2। पहला कथन कहता है कि प्रायिकता प्रतिचयन में यह आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्श में समान रूप से सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि एक निश्चित अर्थात पूर्व परिभाषित चयन प्रक्रिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। प्रायिकता प्रतिचयन में यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्श में समान रूप से सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। प्रायिकता प्रतिचयन में अध्ययन के तहत व्यक्तियों के समूहों को आबादी कहा जाता है। जनसंख्या परिमित या अनंत हो सकती है। आबादी प्रतिदर्शन गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि एक निश्चित और पूर्व परिभाषित चयन नहीं है। नेक्स्ट आती है, शोध प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित दिए गए हैं, उनका निर्वहन करने वाली सही श्रृंखला को पहचानिए। तो इसमें पहले साहित्य की समीक्षा की जाएगी, फिर उससे संबंधित प्रतिदर्श के नहीं फिर शोध के प्रश्न बताए जाएंगे कि अपन शोध कर सकते हैं, फिर प्रतिदर्श के मामले देखे जाएंगे, उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा और 5वां आंकड़े का विश्लेषण किया जाएगा। तो पहले साहित्य की समीक्षा, शोध का प्रश्न, फिर प्रतिदर्श के मामले देखे जाएंगे, आंकड़ा संग्रहण किया जाएगा और आंकड़ा विश्लेषण किया जाएगा। शोध प्रक्रिया के चरणों का निर्वहन करने वाले सही श्रृंखला का सही क्रम होगा साहित्य की समीक्षा, शोध प्रश्न, प्रतिदर्श मामले, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़े का विश्लेषण। नेक्स्ट दिए गए हैं, प्रतिदर्श प्रणाली बताइए और उसमें सम्मिलित कार्यविधि बतानी है। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श ये किसको दर्शाता है, ये इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। दूसरा, स्थिरीकृत यथाक्षित प्रतिदर्श ये इकाइयों का चयन उनकी परिभाषा समूह स्तर से यादृच्छिक रूप से किया जाता है। फिर आता है क्लस्टर प्रतिदर्श। जो क्लस्टर प्रतिदर्श है ये क्या करता है, जो इकाई होती हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत करता है। तो क्लस्टर करता है जो इकाइयों का चयन है उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत करता है। नेक्स्ट है स्नोबॉल प्रतिदर्श। जो स्नोबॉल प्रतिदर्श है ये प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। देखो, प्रतिदर्श प्रणाली में सामान्य प्रतिदर्श, जो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है इसमें इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान तथा स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है, मतलब सब सामान्य है। स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, इसमें इकाइयों का चयन परिभाषिक समूह और स्तरों से यथेक्षित रूप से किया जाता है। मतलब हम इसमें पहले उनकी चयन कैसे करेंगे, उनको परिभाषा देके समूह का स्तर डिसाइड करेंगे। क्लस्टर प्रतिदर्श, इनमें इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, कैसा उनका क्लस्टर है वैसे। स्नोबॉल प्रतिदर्श, प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया
इसी क्रम में चलती रहती है। नेक्स्ट आते हैं, दो समूह वाले यथेक्षित प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कार्य करता है, बताइए। इसमें मुख्यतः कार्य करते हैं चयन और स्वतंत्र चर के बीच में अन्योन्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया। दो समूह वाले यथेक्षित प्रयोजन पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में मुख्यतः काम करता है चयन और स्वतंत्र चर के बीच में अन्योन्य क्रिया। दूसरा, प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया। दो समूह वाले यथेक्षित प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने वाले स्रोत के रूप में चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया के तत्व प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया मुख्य स्रोत कार्य करते हैं। प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। उसमें इकाइयों का चयन समान स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए बताइए। तो ऐसी प्रतिचयन प्रक्रिया जिसमें इकाइयों का चयन समान स्वतंत्र अवसर के रूप में किया जाता है, तो इसे कहा जाएगा स्तरीय प्रतिचयन प्रक्रिया। दूसरी जो यथेक्षित प्रतिचयन प्रक्रिया है, और तीसरी जो व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया है। इन तीनों में ही समान स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं, स्तरीय प्रतिचयन में, यथेक्षित प्रतिचयन में और व्यवस्थित प्रतिचयन में। स्तरीय प्रतिचयन प्रक्रिया, यथेक्षित प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है, जबकि अनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, विमात्रक प्रतिचयन प्रक्रिया सुविधा पूर्वक गैर यथेक्षित प्रतिचयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित है कौन गैर संभवतः प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि है। तो गैर संभवतः प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत आते हैं निर्णय आधारित प्रतिचयन, दूसरा स्नोबॉल प्रतिचयन और अनुपातिक प्रतिचयन। निर्णय आधारित प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा अर्थात अनुपातिक चयन गैर संभवतः आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां हैं। गैर संभवतः आधारित प्रतिचयन विधियों में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चयनित होने की संभावना एक समान नहीं होती। नेक्स्ट दिए गए हैं प्रतिदर्श प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो यह है समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति में। क्लस्टर या समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है, अर्थात क्लस्टर समूह प्रतिदर्श के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा समग्र को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित करके समूह से प्रतिदर्श एकत्रित किया जाता है। समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन संभवतः आधारित प्रतिचयन होता है, प्रतिचयन विधि होती है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।